तो आज ये हमारा रहने वाला टॉपिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, जो कि सिविल इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ाया जाता है। एसएससी जेई के लिए भी यूज़फुल है, स्टेट ए जेई के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। जिसके भी अंदर आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आता है उन सब के अंदर ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले जानते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है क्या। तो ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेज एंड देयर इफेक्ट ऑन डिफॉर्मेबल बॉडी। डिफॉर्मेबल बॉडी के अंदर जो फोर्स और उसके इफेक्ट हैं उनकी बातें करना, वो क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है। बेसिकली ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो अभी हम जानते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट पे आते हैं हमारे इसके एजम्पशंस। कुछ एक इसकी एजम्पशन है जो हमें इसको पढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं। एजम्पशन देख लेते हैं एक बार इसकी। सबसे पहले एजम्पशन क्या है, मटेरियल इज गोइंग टू बी होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। अब ये होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक क्या होता है वो बताता हूँ आपको। सबसे पहली बात, जो वर्ड लिखा हुआ है होमोजीनियस, इसका मतलब है कि किसी भी बॉडी के अंदर आप किसी भी पार्ट पे चले जाइए, इस पे चाहे किसी भी पार्ट के ऊपर, आपको एक डायरेक्शन के अंदर सभी में कैसा मिलेगा, इवन मिलेगा। नीचे वाले डायरेक्शन में अगर A2 है तो सभी में क्या मिलेगा, A2 मिलेगा। इस वाली साइड में अगर A3 है तो यहाँ भी क्या मिलेगा, A3 मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं, यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार साइड में चलते हैं, वहाँ जाकर इसको अच्छे तरीके से देखते हैं। ये हमारी कोई भी एक बॉडी है, इस बॉडी में हम 3-4 जितने चाहे उतने पॉइंट्स ले सकते हैं। तो इसके अंदर ये XYZ 3 पोल्स हैं। एक्स डायरेक्शन में अगर इसकी प्रॉपर्टी इवन है तो सभी पॉइंट्स पे इसकी एक्स डायरेक्शन में क्या रहेगी, नहीं वाई डायरेक्शन में क्या रहेगी, प्रॉपर्टी इवन ही रहेगी। अगर इसकी जेड डायरेक्शन में E2 है तो सभी पॉइंट पे जेड डायरेक्शन में इसकी कैसी प्रॉपर्टी होगी, E2 ही होगी। अगर एक्स एक्सिस पे इसकी E3 है तो E3 ही होगी। ये हम जस्ट समझने के लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो ये तो होती बात होमोजीनियस की। अब यहाँ पर हम बात करेंगे आइसोट्रोपिक की। आइसोट्रोपिक के अंदर क्या है, आप कोई भी 3-4 कितने भी पॉइंट पकड़ लीजिए, इस पॉइंट पर माना हमने प्रॉपर्टी सभी डायरेक्शन में क्या है, इवन है। तो इस पॉइंट पर आके कैसे हो जाएगी, E2 हो जाएगी। इस पॉइंट पर आकर कैसे हो जाएगी, E3 हो जाएगी। मतलब क्या है कि किसी एक पॉइंट के ऊपर सभी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या है, इसकी सेम है। ये क्या है, आइसोट्रोपिक। ये हम बात करें आइसोट्रोपिक की। और ये क्या है, होमोजीनियस है। ये है हमारा होमोजीनियस। तो ये है बेसिकली बात इन दोनों की। अब हम देखते हैं डेफिनेशन में एक्चुअल में क्या लिखा था। इसमें लिखा था मटेरियल इज एज्यूम्ड टू बी, मटेरियल इज एज्यूम्ड टू बी होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। मतलब दोनों ही। अब दोनों कैसे बनेंगे, अभी हमने देखा कि ये टाइप है होमोजीनियस की, है आइसोट्रोपिक की। अब दोनों अगर इनका कंबाइन बनाएंगे तो वो कैसा होगा, वो कैसा हो जाएगा। हम किसी भी पॉइंट पर जाएं, प्रॉपर्टी सबकी क्या हो जाएगी, फिर सेम हो जाएगी। ई ई ई ई सभी पॉइंट्स पे क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टी ई हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो थी हमारी बात होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक की। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा
मेटेरियल ओबे हुक्स लॉ। मेटेरियल क्या ओबे करेगा? हुक्स लॉ करेगा। ये हम आगे पढ़ेंगे हुक्स लॉ, ठीक है। मेंबर इज एज्यूम्ड टू बी प्रिज्मेटिक। प्रिज्मेटिक का मतलब क्या है? जो भी बार होगी, जैसे कि कोई भी जो हमारा मटेरियल होगा या कोई भी हमारा जो स्ट्रक्चर होगा, उसका यहाँ से भी क्रॉस सेक्शन उतना ही होगा, यहाँ से भी उतना ही होगा, यहाँ से भी उतना ही होगा, यहाँ से भी उतना ही होगा। एक इसके अंदर होती है टेपर्ड बार, इसका यहाँ से क्रॉस सेक्शन कम होगा, यहाँ से फिर ज़्यादा 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 ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। जिसका क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा हम अच्छा डायग्राम बना करके देखते हैं टेपर्ड बार को। कुछ ऐसे होगा, यहाँ क्रॉस सेक्शन कुछ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। जबकि प्रिज्मेटिक बार में क्या होगा, क्रॉस सेक्शन सेम होगा, जबकि इसमें अलग होगा। तो ये थी हमारी बात। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, लोड इज एज्यूम्ड एज स्टैटिक लोड। स्टैटिक लोड क्या होता है, अब उसके बारे में हम देखते हैं। स्टैटिक लोड क्या होता है बेसिकली कि स्टैटिक लोड होता है, कोई बॉडी है, माना ये बॉडी है ए, इसके ऊपर कोई लोड लग रहा है 10 किलो न्यूटन का। तो अभी जो ये लोड लग रहा है इसके ऊपर, ये 10 किलो न्यूटन का तो है, लेकिन इसको एज्यूम भी 10 किलो न्यूटन ही करे जाएगा। ये नहीं है कि 10 किलो न्यूटन लगा रहा है, इसके साथ में विंड का भी फोर्स लगेगा, इसके साथ में कोई मतलब ये ट्रांसफर डायरेक्शन में लग जाएगा, बॉडी ऐसे हो जाएगी, एक बैंड हो जाएगी। मतलब जब ये 10 किलो न्यूटन लग रहा है फोर्स, तो इसका मतलब वो सिर्फ 10 किलो न्यूटन ही लगेगा, इसके अलावा कोई भी फोर्स वो नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सेल्फ वेट ऑफ कंपोनेंट इज नेग्लेक्टेड। जो सेल्फ वेट है कंपोनेंट का वो क्या होगा, नेग्लेक्ट होगा। मेंबर, नेक्स्ट पॉइंट है मेंबर इज एज्यूम्ड टू बी अंडर स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अभी अंडर स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। अंडर स्टैटिक इक्विलिब्रियम को, कोई भी पेन है, पेंसिल है, कोई भी आप कोई भी छोटा बड़ा कोई भी स्ट्रक्चर ले लीजिए, उसमें आपने इस तरफ में फोर्स लगाया 10 किलो न्यूटन का, इस तरफ भी फोर्स लगाया 10 किलो न्यूटन का। तो ये जो बॉडी है ए, ये ना तो इस तरफ मूव करेगी ना इस तरफ मूव करेगी, ये मूव कहीं भी नहीं करेगी। तो ये क्या हो गया, अंडर स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो गया। ये क्या हो गया, अंडर स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो गया है। ठीक है, तो यही था इसका मतलब, और कुछ ज़्यादा मतलब नहीं था इसका। यही मतलब था कि जो मेंबर इज एज्यूम्ड टू बी अंडर स्टैटिक लोड, वो कैसा लोड कैरी करेगी, स्टैटिक लोड ही कैरी करेगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, मेटल इज सॉलिड एंड कंटिन्यूस एंड हैव नो क्रैक्स और नो वॉइड। मेंबर जो होगा वो हमारा क्या होगा, एक तो कंटिन्यू होगा, उसके बीच में कोई भी किसी भी तरह का जॉइंट नहीं होगा, ना ही उसके अंदर कोई क्रैक्स होंगे, वो कंटिन्यू होगा, और कोई वॉइड नहीं होगा। वो कैसा माना जाएगा, सॉलिड माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्रॉपर्टी कैसी कैसी होती है मेटल की, चलो हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। एक चीज़ जो रह गई थी, स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल एक्चुअल में हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी क्या हमें ज़रूरत पड़ी। सबसे पहले ये देख लेना है, ये देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो स्ट्रेंथ ऑफ मेटेरियल हम क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हमारा क्या स्ट्रक्चर अच्छे से डिजाइन हो सके, वो उतना कैपेबल हो कि वो जो लोड आने वाला है, जो लोड आने वाला है उसको ये क्या कर सके, कैरी कर सके, उसको ये सहन कर सके, उतना ये क्या हो, स्ट्रॉन्ग हो। इसीलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ रहे हैं।
बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को हम देखेंगे तो इसका मतलब क्या निकलेगा कि मटेरियल की स्ट्रेंथ। फिर हम उस मटेरियल के ऊपर क्या करेंगे, FOS लगाते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाते हैं, ताकि हमारा स्ट्रक्चर फेल ना हो। जैसे हमें डिज़ाइन करना है 100 किलो न्यूटन के लिए, तो हम बेसिकली स्ट्रक्चर बनाते हैं 130 किलो न्यूटन का, 140 किलो न्यूटन का, ताकि 100 आए तब तो वो ख़राब हो ही ना। लेकिन अगर इन फ्यूचर उसके ऊपर 110 या 115 भी आ जाए तो भी वो उसको झेल सके, क्योंकि उसका जो डिज़ाइन हो 140 के हिसाब से है। तो ये है बेसिकली उसकी बात स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, कि हमें इसको क्यों पढ़ना है। अब आते हैं प्रॉपर्टीज़ मटेरियल की। प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ, इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले स्टिफनेस। स्टिफनेस क्या होता है, कोई भी बॉडी है उसके ऊपर जो लोड लग रहा है उसके ऊपर N, तो वो डिफॉर्म नहीं हो रही। डिफॉर्म मतलब वो बेंड नहीं हो रही है, या उसके अंदर कोई गड्ढा नहीं बन रहा है फोर्स के कारण, तो वो क्या है, वो जो रेसिस्टेंस कर रही है उस डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट में, उसको हम क्या कहते हैं, स्टिफनेस कहते हैं। तो यही है एक्चुअल बात स्टिफनेस की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होता है, कोई भी एक बॉडी है ए, उसके ऊपर हमने फोर्स लगाया, इस तरफ भी, या फिर एक साइड में लगा लिया, एक तरफ वो क्या कर लिया, फुल सपोर्टेड है, वो हिल नहीं सकता, ऐसे कर लीजिए, चाहे दोनों तरफ फोर्स लगा लीजिए। अब ये क्या हुआ, यहाँ लोड लगने के कारण ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर कुछ इलोंगेशन आ जाएगा। मीन्स ये बॉडी कुछ ऐसी थी, इसको ढंग से समझना जरूरी है। कोई बॉडी थी जो कि कुछ ऐसी थी, हमने उसके फोर्स लगाया दोनों साइड में, वो जो है कुछ एलोंगेट कर गई। अब क्या हुआ, हमने इन फोर्स को क्या किया, हमने हटा दिया, तो अब ये इसी के अंदर नहीं रहेगी, वो क्या हो जाएगी, उसी शेप के अंदर वापस आ जाएगी। जैसे कि कोई भी रबड़ होता है तो उसी को क्या कहते हैं, इलास्टिक कहते हैं। और वही स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी का जिक्र हो रहा है, इलास्टिसिटी। व्हेन इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूविंग लोड, जब लोड हम हटा देंगे तो भी वो क्या करे, वापस उसकी ओरिजिनल शेप रिगेन कर सके। फिर आता है नेक्स्ट हमारा प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होता है, मटेरियल गेन्स परमानेंट डिफॉर्मेशन आफ्टर रिमूविंग लोड। जब भी कोई बॉडी है उसके ऊपर हमने लोड लगाया, उसमें कुछ इलोंगेशन आया, अब हमने क्या किया, उस लोड को हटा दिया, लेकिन वो बॉडी कैसे रहेगी, वैसी की वैसी रह गई। मतलब वो उतनी ही इलोंगेट हो गई जितना उस पर लोड लगाने पे आया था। इसका भी हम आगे पढ़ेंगे, इसका एक डायग्राम होता है, ग्राफ होता है, कर्व, वो पढ़ेंगे। उसके अंदर हम सारी चीज़ पता लगेंगी किस स्टेट में जाके इलास्टिक हो जाता है। स्ट्रेस और स्ट्रेन के रिस्पेक्ट में हम पढ़ते हैं उसको, स्ट्रेस और स्ट्रेन के, तो उसको भी आगे जिक्र हम करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी बेसिकली क्या होता है, कोई भी मटेरियल, माना हमने ये मटेरियल है, हमने इसको खींचा, ये कुछ ऐसा बन गया, हमने इसको और खींचा, ये कुछ ऐसा बन गया, हमने इसको और खींच दिया, ये कुछ ऐसा बन गया, और खींचते गए जब तक ये थिन वायर के अंदर कन्वर्ट ना हो जाए, हम क्या करें, हम इसको खींचते गए। तो हमने बेसिकली क्या किया है, इस मटेरियल को इस थिन वायर में क्या किया है, कन्वर्ट कर दिया है, और जिसके कारण वो कन्वर्ट हुई है उसकी प्रॉपर्टी के कारण, उसी को कहते हैं हम डक्टिलिटी।
डक्टाइल की डेफिनेशन क्या है? मटेरियल दैट कन्वर्ट इन वायर्स, जो मटेरियल वायर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए उसी को हम क्या कहते हैं? डक्टाइल मटेरियल कह देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? ब्रिटल। अब डक्टाइल मटेरियल और जो है वो बिल्कुल अपोजिट है ब्रिटल मेटल का, ब्रिटल मटेरियल का। बेसिकली हमने ये बॉडी ली, इसके ऊपर फोर्स लगाया इसको खींचने के लिए, हमने मान लीजिए 10 किलो न्यूटन का फोर्स लगाया। 10 किलो न्यूटन तक इसके अंदर कोई भी किसी भी तरह का इलोंगेशन नहीं देखने को मिला। हमने ये क्या किया, इसको फिर 15 कर दिया। जब हमने 15 किया इसको तो यहाँ पे क्रैक्स डेवलप हो, बिल्कुल माइनर इलोंगेशन होता है इसके अंदर, सीधा ये क्या हो जाता है? क्रैक हो जाता है। इसके अंदर कोई भी इलोंगेशन दिखाई नहीं पड़ती, बिल्कुल माइनर सी होती है। जैसे कोई भी कंक्रीट का स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर बिल्कुल माइनर सी होती है, उसी को क्या कहते हैं? हम ब्रिटल मटेरियल कहते हैं। वीक होता है ये टेंशन में। जैसे हमने माना ये एक ब्लॉक है कंक्रीट का, इसके ऊपर हमने लोड लगाया, तो अगर ये स्टील बार होती तो ये ऐसे बैंड हो जाती है। बीम होती, स्टील बार होती तो ये बैंड हो जाती। तो इस फोर्स के ऊपर कौन सा, इस सरफेस के ऊपर क्या लगता? कंप्रेशन। जबकि नीचे वाले सरफेस पे क्या लगता? टेंशन लोड लगता नीचे। तो इसीलिए हम जो है हमेशा किसी भी बीम में, लेंटर में क्या करते हैं? बार नीचे प्रोवाइड करते हैं। देखा होगा ना आपने, स्ट्रक्चर होता है ऊपर भी प्रोवाइड करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, डबली रेनफोर्स बीम। लेकिन बेसिकली नीचे बार प्रोवाइड करते हैं और ऊपर कंक्रीट होता है, क्योंकि कंक्रीट किसके अंदर अच्छा होता है? कंप्रेशन के अंदर अच्छा होता है। और स्टील बार किसके अंदर अच्छी होती है? टेंशन के अंदर होती है। तो ये वही बात कह रखी है कि जो स्ट्रक्चर जो होता है ब्रिटल स्ट्रक्चर, जो एकदम से टूट जाता है, वो किस में अच्छा होता है? कंप्रेशन में तो अच्छा होता है, लेकिन कंप्रेशन में तो अच्छा होगा, लेकिन टेंशन के अंदर वीक होता है। क्या होता है? वीक होता है। ठीक है। और क्या करते हैं? सडन फेल हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? टफनेस। टफनेस क्या होता है? रेजिस्टेंस टू सडन लोडिंग। अब ये हमारा स्ट्रक्चर था, ये हमारा स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर माना हमने ए। अब क्या हुआ? एकदम से इसके ऊपर लोड आके लग गया 100 किलो न्यूटन का। ये इनफ है, स्ट्रॉन्ग है, 100 किलो न्यूटन का लोड आके लग गया। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये इस 100 किलो न्यूटन की फोर्स को झेल गई। किसके कारण? टफनेस के कारण, रेजिस्टेंस टू सडन लोडिंग। एकदम से लोड लगा, उसको ये सहन कर गई, इसलिए इसको कहा गया टफनेस। इसकी क्या है? प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये उस लोड को सहन कर गई। अगर ये उतनी टफ नहीं होती तो शायद उतना लोड सहन नहीं हो पाता इससे। नेक्स्ट क्या आता है हमारा? हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है? कोई भी आप स्ट्रक्चर ले लीजिए, उसके आप ऊपर आप नेल से जब स्क्रैच करेंगे और उसका स्क्रैच हो जाए, मतलब वो हार्ड नहीं है, हार्ड नहीं है। अगर वो स्क्रैच ना हो, स्क्रैच ना हो तो क्या है? हार्ड है। यहीं से हम समझ सकते हैं हार्डनेस की डेफिनेशन। हार्डनेस क्या होता है? रेजिस्टेंस टू स्क्रैच। ठीक है। और ब्रूनल हार्डनेस टेस्ट क्या होता है? कंडक्ट करवाया जाता है हार्डनेस के लिए। अब ब्रूनल हार्डनेस टेस्ट क्या होता है? ये कोई भी हमारा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के ऊपर हार्ड स्टील बॉल रख दी जाती है। ये थोड़ा सा गलत हो गया। इस स्ट्रक्चर के ऊपर क्या कर दिया जाएगा? एक स्टील बॉल रख दी जाएगी। क्या रख दी जाएगी? स्टील बॉल। और ये क्या हमारा कोई भी स्ट्रक्चर है
या स्पेसिमेन कहते हैं इसको। ये हमारा क्या है, स्पेसिमेन है। अब हमने इसके ऊपर स्टील बॉल रख दी। अब ये स्टील बॉल थोड़े टाइम तक रखी। जब ये स्टील बॉल यहाँ से हटाई, जब ये स्टील बॉल हमने क्या किया, यहाँ से हटा दी, तो हमारे स्पेसिमेन के ऊपर यहाँ पे अगर कोई गड्ढा बन जाता है या कोई निशान बन जाता है, तो यही वो टेस्ट होता है। इसी को चेक करने के लिए गड्ढा बनता है कि नहीं बनता है, उसी से हम क्या पता लगाते हैं, हार्डनेस का पता लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट आता है हमारा मेलिबिलिटी। मेलिबिलिटी क्या होता है, हमने अभी एक चीज़ पढ़ी थी, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या था, मटेरियल को वायर्स के अंदर कन्वर्ट कर देना। लेकिन जो मेलिबिलिटी है वो इसका बिल्कुल अलग है। इसके अंदर क्या है, किसी भी मटेरियल को, किसी भी मटेरियल को किसके अंदर कन्वर्ट कर देना, शीट्स के अंदर कन्वर्ट कर देना। किसी भी मटेरियल को किसके अंदर कन्वर्ट कर देना, शीट के अंदर कन्वर्ट कर देना। ये क्या होता है हमारा मेलिबिलिटी, उसकी प्रॉपर्टी होती है। जैसे माना हमने ये कोई हमारा बॉक्स था, अब इसको किसके अंदर चेंज कर दिया गया, शीट के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। किस प्रॉपर्टी के द्वारा, मेलिबिलिटी की। अगर वो जो प्रोडक्ट है, जो स्पेसिमेन है हमारा, जो ये स्पेसिमेन है, अगर ये मेलिएबल है तो ये शीट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। अच्छा, अब हम सोचेंगे कि ये भी मतलब बढ़ जाता है, पतला हो जाता है और डक्टाइल भी हो जाता है। डक्टाइल भी तो एक ऐसी ही प्रॉपर्टी थी। डक्टाइल भी तो एक ऐसी प्रॉपर्टी थी, लेकिन यहाँ पे लिख रखा है द मेलिबिलिटी मेलिएबल नॉट डक्टाइल। जो मेलिएबल होगा वो ज़रूरी नहीं है कि डक्टाइल भी होगा। जो मेलिएबल होगा, जो भी हमारा स्पेसिमेन मेलिएबल होगा, वो ज़रूरी नहीं है कि डक्टाइल भी होगा। जैसे लेड कह लीजिए, लीड कह लीजिए, इसको हम शीट के अंदर तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन वायर्स के अंदर चेंज नहीं कर सकते। वायर्स के अंदर चेंज नहीं कर सकते हैं, शीट के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी यहाँ तक की बात। नेक्स्ट हम देखते हैं फटीक, नहीं क्रीप। क्रीप क्या होता है, कोई भी हमारा ये स्पेसिमेन है ए, इसके ऊपर लोड रखा है 100 किलोमीटर का। अब ये लोड जो है रखा रहा 10 साल तक, 100 किलोमीटर का स्पेसिमेन इसमें चेंज हो गया। फिर ये रखा रहा लोड रखा रहा, ये स्पेसिमेन और डिफॉर्म हो गया। वेट तो अभी भी इतना ही है, 100 किलोन्यूटन। फिर ये इससे, तो ये क्या हो रहा है बेसिकली, ये क्या हो रहा है, डिफॉर्म हो रहा है। ये क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन होता है। क्या हो रहा है, डिफॉर्म हो रहा है। इसके जो वॉइड्स हैं, जो इसके वॉइड थे वो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। और डेंसिटी क्या हो रही है इसकी, बढ़ रही है। डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। डेंसिटी इसकी बढ़ रही है, वॉइड कम हो रहे हैं। और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कह देते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्रीप। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, फटीक। फटीक क्या होता है, ये हमारा स्पेसिमेन है, इसके ऊपर हमने कंप्रेसिव लोड लगाया, फिर टेंसाइल लगाया, फिर कंप्रेसिव लगाया, फिर टेंसाइल लगाया, फिर कंप्रेसिव लगाया, फिर टेंसाइल लगाया।
कॉम्प्रेसिव टेंसर ऐसे करते गए और स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, टूट जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। जैसे हम किसी भी स्टील की कोई भी वायर है उसको हम ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, फिर ऐसे मोड़ते हैं उसको बार बार। इसको पहले ऐसे करते हैं, फिर ऐसे मोड़ते हैं। उसको मोड़ने से क्या हो जाता है, वो टूट जाता है। तो उसी को क्या कहते हैं, फटीग कहते हैं। जो हम फोर्सेस बार बार लगा रहे हैं उसके ऊपर, उसी को क्या कह देते हैं, फटीग कह देते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा रेजिलेंस। रेजिलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में ये कम आता है, तो ध्यान से देखिएगा। प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच मेटेरियल एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन डिफॉर्म इलास्टिकली। इसने कहा जब बॉडी इलास्टिकली डिफॉर्म होगी, इलास्टिकली मतलब हमने फोर्स लगाया और वो इलोंगेट हो गई, हमने जैसे ही फोर्स हटाया वो वैसे ही ओरिजिनल शेप में आ गई। इस दौरान जो वो रेजिस्ट कर रही है, उस फोर्स को जो रेजिस्ट कर रही है, फोर्स को रेजिस्ट कर रही है जो, उसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, रेजिलेंस कहते हैं। उसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, रेजिलेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, बिल्कुल इजी है स्ट्रेस को याद रखना। आपका जो भी फ्रेंड है जिसके सर पर बाल बहुत ज़्यादा हैं, उससे आप समझिए ये कोई लड़का है, इसके हेयर बहुत बड़े और इसका मुंह है बिल्कुल पतला सा। इसका मुंह थोड़ा सा सुंदर बना देते हैं। इसका मुंह है बिल्कुल पतला सा। ऐसा कोई ना कोई फ्रेंड तो होगा ही जिसका मुंह पतला सा है और बाल बड़े बड़े रख रखे हैं। तो वहीं से आप समझ लीजिए ये क्या है, उसके सिर पे लोड है। एरिया क्या है उसका, एरिया क्या है कम, लोड क्या है ज़्यादा। तो स्ट्रेस क्या हो जाएगा, ज़्यादा। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। ये क्या होता है, स्ट्रेस होता है। ठीक है, तो हम चलते सीधे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी नहीं, इसकी कुछ यूनिट्स भी दे रखी हैं यहाँ पर जो हमारे बहुत ज़्यादा काम आती हैं एग्ज़ाम्स के अंदर। इनको कन्वर्ट करने के लिए बहुत काम आते हैं। सबसे पहले यूनिट क्या है, पास्कल। सबसे पहले यूनिट क्या है, पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल किसके बराबर है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। सेकंड क्या है, 1 मेगा पास्कल, 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर कैसे है वो देख लेते हैं। 10 की पावर 6 न्यूटन डिवाइड में क्या, मीटर। जब हम मीटर को mm में करेंगे तो 1 mm के अंदर कितने होते हैं, 1 मीटर में कितने mm होते हैं, 100 नहीं 1000 स्क्वायर है तो कितने हो जाएंगे, पावर 6 से 6 कट हो गया तो ये क्या आ जाएगा, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात, यहाँ तक हमारी बात सारी समझ में आ गई है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है यूनिट। 1 गीगा पास्कल इज इक्वल टू 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 10 की पावर 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इनको आप चाहे तो बैठ के करते जाइएगा सोल्व।
नेक्स्ट क्या है 1 किलो फोर्स, 1 किलो फोर्स, 1 kg फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 kg भी लिखा सकता है, 1 kg फोर्स भी लिखा सकता है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर लग रही है। ये किसके इक्वल होगा 1/10 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसकी यूनिट कन्वर्जन आप करके देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट क्या हमारा टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव स्ट्रेस, नहीं टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। इनको हम इतना आसान से समझ लेंगे, बिल्कुल इजी समझ में आएगा, बिल्कुल इजी। एक बॉडी है, स्पेसिमेन है जो भी, उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं दोनों साइड से। अब वो बॉडी क्या हो गई, कुछ ऐसे बढ़ जाएगी, इलोंगेट हो जाएगी। जिसके कारण वो इलोंगेट हुई है, जिसके कारण वो इलोंगेट हुई है, उसी को क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस। अब उसके अंदर कैसा स्ट्रेस आ रहा है, टेंसाइल नेचर का आ रहा है। कैसा आ रहा है इसके अंदर, ये जो बड़ी है, इलोंगेट हुई है, किसके कारण हुई है, टेंसाइल स्ट्रेस के कारण हुई है। कैसा स्ट्रेस आया उस स्पेसिमेन के अंदर, अब टेंसाइल स्ट्रेस आया है। अब इसका बिल्कुल अपोजिट क्या है, इसका बिल्कुल अपोजिट हमारा कंप्रेसिव का, वो भी देखते हैं। ये हमारी बॉडी थी, इसको दबाना है। पहले तो हम उसको स्पेसिमेन को खींच रहे थे, अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे थे। अभी क्या करना है, इसको हमें दबाना है। जब हम इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लगाएंगे तो इस बॉडी का साइज क्या होगा, घट जाएगा। लेंथ तो इसकी घट जाएगी, लेकिन हाइट क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। ये थोड़ी ना कि उसकी बॉडी निकल जाएंगे, हमने माना था वो सॉलिड है, हमने एजम्पशन में ही पढ़ लिया था। तो उसकी लेंथ तो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज। और हाइट क्या हो जाएगी, इंक्रीज। हाइट क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो इसको क्या कहते हैं, जो स्ट्रेस इसके अंदर आया इसको कहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। यही चीज़ हमें उसके अंदर भी याद रखनी है। किसके अंदर, टेंसाइल स्ट्रेस के अंदर। टेंसाइल स्ट्रेस के अंदर क्या होगा, इलोंगेशन आ रही थी ना, तो लेंथ तो क्या होगी, इंक्रीज होगी, और हाइट क्या होगी, डिक्रीज होगी। इनका आप एग्जांपल बताता हूँ मैं, बिल्कुल नॉर्मल, जो आपको बिल्कुल याद भी रहेगा, समझ में भी आएगा। इनका एग्जांपल बताता हूँ। टेंसाइल का आप किसी रबड़ को खींच लीजिए, उसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेस आएगा। कंप्रेसिव स्ट्रेस के अंदर कोई भी स्पंज या फिर कोई भी फोम, उसको आप कीजिए, दबा दीजिए, वो क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा, शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस जितना आसान कोई भी नहीं है, ये दोनों भी नहीं है। हमने क्या किया, हमने क्या किया, एक ग्रीन कलर का क्या लिया, ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं है अपनी, लेकिन अब काम चला लेंगे। क्या लिया हमने, ग्रीन कलर का वाटरमेलन, इंग्लिश भी, वाटरमेलन ले लिया हमने, तरबूज जिसको कहते हैं। अब हमने क्या किया, इसको लाल रंग के चाकू से बीचों बीच इसको हमने काट दिया।
अब जब हमने इसको काट दिया तो ये क्या हो जाएगा, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। तो जो हमने चाकू से इसको काटा है, हमने जो चाकू लेकर के इसको काटा है, और ये जिसके कारण कटा है उसी को क्या कहते हैं, शियर स्ट्रेस कहते हैं। अब हम इसको समझते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। ये तो हो गया हमें याद रखने के लिए देसी भाषा में। अब हम इसको पढ़ते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में कैसे होगा। देखिए, ये एक प्लेट है, ये एक दूसरी प्लेट है, यहाँ पर एक ब्लू कलर की रिवेट लगी हुई है। अब क्या हुआ, यहाँ फोर्स लग रहा है, यहाँ फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लगे जा रहा है, लगे जा रहा है, लगे जा रहा है। थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये फोर्स लगता रहा, लगता रहा, लगता रहा। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, ये प्लेट्स कुछ ऐसे हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ये रिविट्स भी क्या हो जाएंगे, ये टूट जाएंगे। जो ये यहाँ पर लग रहा है, ये जो स्ट्रेस लग रहा है इधर, ये जो स्ट्रेस लग रहा है, इसी को कहते हैं, जो इनको काट रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, शियर स्ट्रेस कर देते हैं फ्रेंड्स। उसी को हम क्या कर देते हैं यहाँ पे, शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो ये तो थी शियर स्ट्रेस की गाथा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और टेंसर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके अंदर सिर्फ फोर्स हो, फोर्स है, डायरेक्शन कोई नहीं है। जैसे आपको बोल दिया कि प्रेशर, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जिसके अंदर सिर्फ फोर्स लग रहा है, डायरेक्शन कोई प्रेशर की नहीं है। तो इसी से आप समझ लीजिए, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी के अंदर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी जैसे फोर्स, वेक्टर क्वांटिटी के अंदर क्या है आपका, फोर्स नहीं यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे लोड, या ऐसा कोई वर्ड यूज़ करेंगे, लोड है या फोर्स है, विद डायरेक्शन है, विद डायरेक्शन है। वर्क तो हो रहा है, लेकिन स्ट्रेस, याद आ गया, स्ट्रेस यूज़ करेंगे। स्ट्रेस या फोर्स या लोड कुछ भी हम मांग सकते हैं, हम इसको लोड मान लेते हैं। लोड है मतलब कुछ काम तो हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन के साथ हो रहा है। जैसे हम यहाँ पढ़ रहे हैं, कहीं भी कुछ किसी भी चैनल पर पढ़ रहे हैं, तो हमारी एक डायरेक्शन, हमें किसी जेई का क्लियर करना है या जो भी, हमारे पास क्या है, वो वेक्टर है। स्केलर कब है, जो पढ़ तो रहे हैं लेकिन उन्हें नहीं पता क्या करना है। अब देखते हैं टेंसर। टेंसर का क्या है, टेंसर इन दोनों से अलग है। टेंसर क्वांटिटी के अंदर क्या है, वर्क भी है, वर्क भी है, डायरेक्शन भी है, वर्क भी है, डायरेक्शन भी है,
और डायरेक्शन एक नहीं है, मल्टी डायरेक्शन है। जैसे कि स्ट्रेस में क्या है, वर्क है, डायरेक्शन बहुत सारी है। स्ट्रेस क्या होता है, जैसे हमारे सर में स्ट्रेस होता है तो वो बहुत सारी डायरेक्शन के अंदर होता है। ऐसे ही वेक्टर क्या है, एक डायरेक्शन के अंदर है, स्केलर क्या है, प्रेशर के अंदर है। तो ये थी हमारी आज क्लास। थैंक्स फॉर वॉच। सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि हम क्या रह सकें, कनेक्ट रह सकें। कमेंट भी करें ताकि हम क्या कर सकें, इम्प्रूव कर सकें। तो अगेन थैंक यू, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।